हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं नवंबर मंथ का 10th सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर के एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। प्रीवियस 57 टॉपिक हम प्रीवियस 9 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम के बारे में, देन चर्चा करेंगे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, जानेंगे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स क्या होते हैं, नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस के बारे में चर्चा करेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस जिसको हम पॉक्सो एक्ट के नाम से जानते हैं, जानेंगे इसके बारे में। ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस क्या है, चर्चा करेंगे इसके बारे में। अभी हाल ही में जो 19th इंडियन आसियान समिट चल रही है, तो जानेंगे इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम है, इसको लॉन्च किया गया कोप 27 के अंतर्गत। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो CH4 है, जो ग्रीन हाउस गैस, जो ह्यूमन इंड्यूस्ड ग्रीन हाउस गैस होती है, उसमें कम इसका जो पोर्शन होता है CO2 की अपेक्षा में। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो सिस्टम है, ये फर्स्ट पब्लिकली अवेलेबल ग्लोबल सिस्टम होगा, जो कि कनेक्ट करेगा मीथेन के डिटेक्शंस के नोटिफिकेशन प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट रूप में। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम है, इसको लॉन्च किया गया कोप 27, जो कि अभी इजिप्ट शर्म अल शेख में चल रही है, तो उसके अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो मीथेन है, जो ह्यूमन इंड्यूस्ड जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, उसमें इसका स्मॉल पोर्शन होता है इन कंपैरिजन टू CO2, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये जो सिस्टम है मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम, एक फर्स्ट पब्लिकली अवेलेबल ग्लोबल सिस्टम होगा, जो कि कनेक्ट करेगा मीथेन के डिटेक्शंस के नोटिफिकेशंस प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट रूप में। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा D1, 2 एंड 3। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। जो मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम है, इसको लॉन्च किया गया कोप 27 के अंतर्गत, जो यूनाइटेड नेशन FCCC की जो अभी बैठक चल रही है इजिप्ट के अंतर्गत, उसके अंतर्गत ही इसको लॉन्च किया गया। अगर हम बात करें मीथेन की, तो मीथेन अकाउंट करती है स्मॉल पोर्शन ऑफ जो ह्यूमन इंड्यूस्ड जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, उसके अंतर्गत इन कंपैरिजन टू CO2, लेकिन इसका जो पोटेंशियल होता है वह 80 टाइम्स मोर होता है CO2 की अपेक्षा में। इसके अलावा जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC की जो रिपोर्ट अभी रिलीज हुई, उसने ये कहा कि अगर हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस तक 2100 तक पेरिस क्लाइमेट चेंज का जो लक्ष्य हमने रखा है, उसको अगर हमें लिमिट करना है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक, तो हमें 2030 तक एटलीस्ट 30% ऑफ जो मीथेन का एमिशन है, उसको कट करना होगा। तो यही टारगेट अभी कोप 26 जो ग्लासगो में हुई थी, उसके अंतर्गत ग्लोबल मीथेन प्लेस को इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। उसमें यही टारगेट को इसके अंतर्गत रखा गया है कि एटलीस्ट 30% इसको कम किया जाएगा 2030 तक। अगर हम बात करें मार्स की, तो जो मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम है, ये पार्ट है ग्लोबल एफर्ट है, जो कि स्लो करेगा क्लाइमेट चेंज को और ग्लोबल वार्मिंग गैस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये प्रयास करेगा। इसके अलावा ये डेटा टू एक्शन प्लेटफॉर्म होगा, जो कि सेटअप किया गया है एज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी स्ट्रेटजी है, उसके अंतर्गत इसको एक पार्ट के रूप में इसको सेटअप किया गया है, जो कि इसकी जो इमिशन जो मिटिगेशन स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, उसको ठीक तरीके से इसके अंतर्गत संचालित किया जाएगा। अगर हम बात करें, ये सिस्टम है एक फर्स्ट पब्लिकली अवेलेबल ग्लोबल सिस्टम होगा, जो कि कनेक्ट करेगा मीथेन के डिटेक्शन की, इसकी नोटिफिकेशन जो प्रोसेस होंगी वे ट्रांसपेरेंटली की जाएंगी। इसके अलावा ये जो सिस्टम होगा, एक जो स्टेट के जो सैटेलाइट डेटा होगा, वह उसको सिग्निफिकेंटली इमिशन इवेंट्स को इसमें नोटिफाई करेगा। साथ ही साथ स्टेक होल्डर्स के जो प्रयास किए जा रहे हैं कि मिटिगेशन प्रोसेस वहाँ पर किस तरीके से चल रही है, क्या उसकी प्रोग्रेस है, इसके अंतर्गत इसको समय समय पर स्टेट को इसके अंतर्गत नोटिफाई किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्लोबल मीथेन प्लेस की, जो कि आपके कोप 26 ग्लासगो में इसके अंतर्गत लाया गया था, जो US प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया था ग्लोबल मीथेन प्लेस को, जो US-EU के एक लेड एफर्ट है, जो कि कट करेगा मीथेन एमिशंस को लगभग 1/3। जब ये डिकेड समाप्त होगा, लगभग 2030 जब समाप्त होगा, तब तक ये 1/3 इसके अंतर्गत एमिशंस को कट करेगा। इसके अलावा जो अनाउंसमेंट है, ये 26 कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत आई, कोप 26 जो कि ग्लासगो में आयोजित की गई थी। ये हेल्प करेगा
जो हमें टारगेट्स हैं प्राइमेट जो पेरिस क्लाइमेट चेंज के कि हमें 1 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना है 2100 तक, तो इसको करने में ये सहायता करेगा। अगर हम बात करें ये जो पैक्ट है ग्लोबल मीथेन प्लेज, ये यूएस और ईयू ने यूरोपियन यूनियन ने साथ में मिलकर इसमें टारगेट किया है कि ये एटलीस्ट 30% जो ग्लोबल मीथेन एमिशंस को है वह कम करेगा। किस लेवल से? 2020 के लेवल से। कब तक करेगा? 2030 तक। इसके अलावा इसका जो जो प्रयास है इसको एडॉप्ट कर लिया जाता है वर्ल्ड के द्वारा, तो ये रिड्यूस कर सकेगा ग्लोबल हीटिंग को 0.2 डिग्री सेल्सियस तक 2040 तक। जबकि अगर हम अभी की बात करें तो हमारा जो वर्ल्ड है वह 1.2 डिग्री सेल्सियस हॉटर हो चुका है जो प्री इंडस्ट्रियल टाइम से अगर हम उसको कंपेयर करें तो ये हमने बात की मीथेन अलर्ट रिस्पॉन्स सिस्टम के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। ये है क्वेश्चन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत है, रेस्पॉन्सिबल है कंपटीशन एक्ट 2002 को लागू करने के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो कमीशन है कंसिस्ट करता है एक चेयरपर्सन और 6 मेंबर को। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो चेयरपर्सन और जो एवरी अदर जो मेंबर हैं वो क्वालिफाइड होने चाहिए कि वह जज हाई कोर्ट का जज बन सके। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वह इन्फोर्स करे कंपटीशन एक्ट 2002 को, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये कमीशन में कंसिस्ट करता है एक चेयरपर्सन प्लस 6 मेंबर्स को, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसका जो चेयरपर्सन और जो अदर मेंबर्स होते हैं वे क्वालिफाई होने चाहिए कि वे हाई कोर्ट के जज बनने की उनकी योग्यता हो, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। चलिए देख लेते हैं अभी ये चर्चा में क्यों रहा। अभी इसके अंतर्गत अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है कंपटीशन एक्ट 2002 के अंतर्गत कि इसमें जो टाइम लिमिट है कि अप्रूवल जो कॉम्बिनेशन करना होता है 2 कंपनियों का, तो उसको अप्रूवल 150 डे करना, जो अभी कितना है फिलहाल में 210 दिन अभी लगते हैं, उसको कितना किया जाने की इसमें कोशिश की जा रही है अमेंडमेंट के द्वारा कि इसको 150 दिन तक लाया जाए। जनरली जो मर्जर और जो एक्विजिशन होता है वो रेफर किया जाता है कॉम्बिनेशन के रूप में, जो कि कंपटीशन एक्ट के अंतर्गत आता है। जो कंपटीशन एक्ट है 2002 में इसको इनेक्ट किया गया था कि ये प्रमोट कर सके जो सस्टेन कंपटीशन है मार्केट के अंतर्गत, साथ ही साथ ये जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को भी इसके अंतर्गत प्रोटेक्ट किया जा सके। और इसके अलावा जो फ्रीडम और जो ट्रेड है उसका जो मार्केट जो पार्टिसिपेंट्स है उनकी जो फ्रीडम और ट्रेड है उसको इसके अंतर्गत इंश्योर किया जा सके। साथ ही साथ इसको इस्टेब्लिश किया गया था इसके अंतर्गत कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को, जो कि एलिमिनेट करता है जो इस तरीके की प्रैक्टिस जो कि एडवर्स इफेक्ट डालती है मार्केट कंपटीशन के अंतर्गत। अगर हम बात करें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो कंपटीशन एक्ट है उसको इन्फोर्स करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा इसका जो ड्यूली इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2009 से इसको ड्यूटी दी गई। इसके अलावा जो मोनोपोलिस जो एंड रेस्ट्रिक्शन ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, जिसको हम MRTP एक्ट के नाम से जानते हैं, 1969 का ये एक्ट है, इसको रिपील करके बनाया गया था कंपटीशन एक्ट 2002 को। और किसकी रिकमेंडेशन पर बनाया गया था? ये राघवन कमेटी की रिकमेंडेशन पर कंपटीशन एक्ट 2002 को इस्टेब्लिश किया गया था। अगर हम बात करें इसके जो कमीशन है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के कंपोजिशन के बारे में, तो ये कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत चेयरपर्सन और एक 6 मेंबर्स इसके अंतर्गत शामिल होते हैं जो कि अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी के रूप में काम करता है जो कि ओपिनियन दे सकता है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को किसी भी तरीके के उससे संबंधित अगर कोई केस आता है उससे संबंधित ये उनको ओपिनियन प्रोवाइड कराया जा सकता है। इसके अलावा इसका जो चेयरपर्सन और जो अदर मेंबर्स होते हैं ये इसके होल टाइम मेंबर होते हैं। अगर हम बात करें इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि जो मेंबर हैं और जो इसके अंतर्गत चेयरपर्सन है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, तो जो चेयरपर्सन और जो एवरी अदर जो मेंबर है ये एबिलिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी उनके अंतर्गत होनी चाहिए, साथ ही साथ ये जो क्वालिफाइड होने चाहिए जज ऑफ हाई कोर्ट के रूप में, साथ ही इनको एक स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए और इनको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कम नहीं होना चाहिए 15 ईयर्स से।
जो भी इनके संबंधित इंटरनेशनल ट्रेड है, इकोनॉमी है, बिजनेस है, कॉमर्स है, लॉ है या फाइनेंस या अकाउंटेंसी है, तो उससे संबंधित इनको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और उससे संबंधित स्पेशल नॉलेज भी इनके अंतर्गत होनी चाहिए। तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के बारे में, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है उसने स्टार्ट किया था एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल को इन द ईयर ऑफ 1997-98 के अंतर्गत, कि वह एसटी कम्युनिटी के जो चिल्ड्रन हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके रिमोट एरिया में। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है ये कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं ऑन 50 एकड़ ऑफ लैंड पर इन द पॉपुलेशन। यहाँ पर इसका जो क्राइटेरिया है एसटी पॉपुलेशन का वह 20,000 से ज़्यादा होने चाहिए। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये स्कूल फोकस करता है नॉट ओनली जो एकेडमिक एजुकेशन है बल्कि जो ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है बच्चे का उस पर ये फोकस करता है, और ये 6 से आपके 12 तक के बच्चों के लिए ये फोकस करता है। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया था एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल को 1997-98 के अंतर्गत, कि ये जो एसटी जो चिल्ड्रन हैं उनको रिमोट एरिया में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसका जो स्कूल है ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है 15 एकड़ ऑफ लैंड पर, जो सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जो कि एसटी की जो पॉपुलेशन यहाँ होनी चाहिए 20,000 से ज़्यादा। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये स्कूल है फोकस करता है एकेडमिक के साथ साथ उनके ऑलराउंड जो डेवलपमेंट के लिए, जो भी 6 से 12 क्लास के जो बच्चे हैं एसटी कम्युनिटी के उनके लिए। तो इसके अंतर्गत तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। अभी ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ने नए जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल को बनाने का अभी प्लान किया है। इसके अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल जो स्कूल्स हैं ये कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं 15 एकड़ ऑफ द लैंड पर, जो कि ऑल जो सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन के अंतर्गत, और ये पॉपुलेशन होनी चाहिए 20,000 से ज़्यादा। साथ ही ये जो एटलीस्ट 50% जो टोटल पॉपुलेशन है उसका ये जो अकाउंट किया जाना चाहिए, जो 20,000 पीपल है वो 50% ऑफ जो टोटल पॉपुलेशन है उसके अंतर्गत आने चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात कर लें अर्लियर दिस ईयर पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने, जो कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसको सजेस्ट किया था कि इसको रिव्यू किया गया इस जो टर्म्स को, कि वहाँ की जो पॉपुलेशन होनी चाहिए 20,000 पीपल की, और साथ ही साथ 50 एकड़ ऑफ लैंड का जो एक उस पर ये स्कूल तैयार किया जाएगा। तो इसने ये बताया कि इससे काफ़ी संबंधित जो चैलेंजेस आ रहे हैं कि प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए, स्पेशली इन जो फॉरेस्ट और जो हिली एरियाज हैं उनमें इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। साथ ही साथ इस जो क्राइटेरिया है ये डिनाई करता है कि एक तरीके से जो एसटी पॉपुलेशन एक्सेस कर सके एकलव्य स्कूल को। तो इस क्राइटेरिया से संबंधित एक कंसर्न्स इस कमेटी के द्वारा, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी उसके द्वारा यह जताया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के बारे में, तो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था ईयर 97-98 के अंतर्गत, जो कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराता है एसटी चिल्ड्रंस के लिए इन अ रिमोट एरियाज में। अगर हम बात करें तो ये केवल एकेडमिक एजुकेशन पर फोकस नहीं करता बल्कि उनके ऑल राउंड डेवलपमेंट पर ये कार्य करता है, जो कि 6 क्लास से 12 क्लास तक के बच्चे होते हैं। इसका जो प्रीवियसली जो फंड दिया जाता था वह स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता था फॉर स्कूल कंस्ट्रक्शन के लिए। साथ ही साथ इसके जो खर्चे होते थे वह आर्टिकल जो 275(1) है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके अंतर्गत इसके जो एक्सपेंसेस हैं इसके अंतर्गत रिकर किए जाते थे। अगर हम बात करें एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के बारे में, तो इसके अंतर्गत इसके मोमेंटम को बढ़ाने के लिए ये एग्री किया गया था 2022 के अंतर्गत कि एवरी जो ब्लॉक है जिसमें 50% एसटी पॉपुलेशन है, एटलीस्ट वहाँ पर 20,000 जो पीपल हैं उनको एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें इस साल के बजट में भी कई एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स को स्थापित किया गया है। तो यह हमने बात की एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कॉन्फ्रेंस से संबंधित जिसका नाम है नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस। इसके संबंधित आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है
कि जो थर्ड मिनिस्ट्रियल जो कॉन्फ्रेंस है नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस की, ये हेल्ड की जाएगी न्यू दिल्ली के अंतर्गत। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो मिनिस्ट्रियल जो नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस है, इसका जो उद्देश्य है कि एक तरीके का प्लेटफॉर्म क्रिएट करना जिससे कि इंटरनेशनल डिस्कशन उस पर हो सके फॉर काउंटरिंग टेरर फाइनेंसिंग के लिए। थर्ड स्टेटमेंट में जो कहा गया है कि सेकेंड जो कॉन्फ्रेंस है हेल्ड हुई थी 2018 में इन पेरिस। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसकी जो थर्ड मिनिस्ट्रियल जो नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस जो आयोजित की जानी है वह अभी दिल्ली में आयोजित की जानी है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अभी 18 और 19 नवंबर को इसकी जो कॉन्फ्रेंस है आयोजित की जाएगी भारत के अंतर्गत। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये इसका जो उद्देश्य है कि एक तरीके का प्लेटफॉर्म तैयार करना कि इस पर इंटरनेशनल डिस्कशन हो सके फॉर काउंटर टेरर फाइनेंसिंग के लिए, तो ये भी करेक्ट है। इसमें जो थर्ड स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो सेकंड कॉन्फ्रेंस है वह पेरिस में आयोजित की गई थी 2018 में, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि इसकी जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस की गई थी वह पेरिस में आयोजित की गई थी 2018 में, जबकि इसकी जो सेकंड कॉन्फ्रेंस की गई वह मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत की गई थी 2019 के अंतर्गत। तो ये थर्ड स्टेटमेंट इसके अंतर्गत रॉन्ग हो जाता है, इसलिए इसका जो आंसर है A1 and 2 ओनली। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा थर्ड मिनिस्ट्रियल जो कॉन्फ्रेंस है इसके अंतर्गत। इसके अलावा इस जो कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि ये डिस्कशन करेगा, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तैयार करेगा जिसके अंतर्गत डिस्कशन किया जा सकेगा फॉर काउंटर टेरर फाइनेंसिंग के संबंधित। इसकी जो पहले दो कॉन्फ्रेंसेस और हो चुकी हैं, जो कि फर्स्ट जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वह पेरिस में आयोजित की गई थी 2018 में, और जो सेकंड कॉन्फ्रेंस की गई थी वह मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया 2019 के अंतर्गत इसको आयोजित किया गया था। इसका जो उद्देश्य है कि ये डिस्कशन हो टेक्निकल, लीगल, जो रेगुलेटरी और जो कॉपरेशन जो एस्पेक्ट्स हैं उसके अंतर्गत, जो टेरर फाइनेंस से संबंधित जो एस्पेक्ट्स हैं उसके अंतर्गत इनको डिस्कस किया जाए इस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉक्सो एक्ट से संबंधित, जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 के रूप में हम जानते हैं, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो चिल्ड्रन जो इसके अंतर्गत जो एक्ट के अंतर्गत इसको बाइफरकेट किया गया है, बॉयज़ की एज को बिलो 18 ईयर्स और गर्ल है उसकी एज को 16 ईयर्स, तो वह चिल्ड्रन के रूप में इसके अंतर्गत माने जाते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है और जो इसके स्टेट काउंटर पार्ट है वो मॉनिटर करता है इसके इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ के लिए। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो पावर है रूल बनाने की वह है सेंट्रल गवर्नमेंट और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसके आंसर को। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो चिल्ड्रन इसके अंतर्गत डिफाइन किए गए हैं कि बॉय की एज होनी चाहिए बिलो 18 ईयर्स और गर्ल की एज होनी चाहिए 16 ईयर्स, तो इसमें इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं है। ये एक जेंडर न्यूट्रल एक एक्ट है जिसमें एक ही एज रखी गई है 18 ईयर, उससे नीचे का अगर कोई व्यक्ति होता है तो उसको चिल्ड्रन की तरह उसको ट्रीट किया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका जो स्टेट काउंटर पार्ट है वे मॉनिटर करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉक्सो एक्ट के लिए, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसके जो एक्ट है के अंतर्गत जो इसके संबंधित जो रूल्स बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को है, तो इसमें ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि इसमें जो पावर है रूल बनाने की केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट इसके अंतर्गत रूल नहीं बना सकते, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। इसलिए इसका जो आंसर है वह हो जाएगा 2 ओनली। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। अभी इसका जो एक्ट है पॉक्सो एक्ट 2012 में लाया था, तो इसको एक दशक अभी पूरा हो चुका है। ये एक कॉम्प्रहेंसिव लॉ है जो कि इनेक्ट किया गया था कि इसका जो ऑब्जेक्टिव था कि जो चिल्ड्रन है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके फॉर सेक्सुअल ऑफेंस लाइक जैसे सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअल हरासमेंट या पोर्नोग्राफी से। इसके अलावा इसको 2019 में इस एक्ट को अमेंड किया गया जिसमें जो सजा थी उसको और ज़्यादा कठोर कर दिया गया। साथ ही साथ इसमें डेथ पेनल्टी भी इसके अंतर्गत शामिल कर दी गई, जो कि एग्रेवेटेड जो सेक्सुअल असॉल्ट्स होते हैं उन केसेस के लिए। अगर हम बात करें इसके की फीचर्स की, तो ये चाइल्ड फ्रेंडली मैकेनिज्म अपनाता है फॉर रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ जो एविडेंस है उससे संबंधित इन्वेस्टिगेशंस और जो स्पीडी ट्रायल्स इसके अंतर्गत किए
जाते हैं थ्रू द स्पेशल कोड के माध्यम से। अगर हम बात करें तो ये एक जेंडर न्यूट्रल और प्रिस्क्राइब करता है स्ट्रिंजेंट जो परमिशन है, कठोर पनिशमेंट है इसके अंतर्गत, साथ ही साथ उसकी जो ग्रेविटी होती है ऑफेंस की उसके अंतर्गत ये इसके अंतर्गत पनिशमेंट दी जाती है। अगर हम बात करें इसके चाइल्ड को, तो इसमें चाइल्ड को डिफाइन किया जाता है कोई भी पर्सन 18 साल से कम एज का है तो उसको चाइल्ड की तरह ट्रीट किया जाता है। इसमें जो प्रोविज़न है कि वह इस्टेब्लिश कर सके स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को कि वह स्पीडी ट्रायल्स के लिए नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड राइट्स है, और इसके जो स्टेट काउंटर पार्ट्स होते हैं, जो स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स होते हैं, वह इसको जो इम्प्लीमेंटेशन है इस लॉ के उसको मॉनिटर करने का काम करते हैं। इसके अलावा जो पॉक्सो एक्ट 2012 है, ये जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम जो सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 के अंतर्गत इसमें 12 की प्रिंसिपल्स को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसमें उसकी राइट टू लाइफ एंड सर्वाइवल की बात की गई है, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड की बात की गई है, साथ ही उनको राइट टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड कंपैशन के साथ, करुणा के साथ उनको ट्रीट करने की बात की गई है। उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा डिस्क्रिमिनेशन से, किसी भी भेदभाव से उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। इसमें स्पेशल प्रिवेंशन मेजर्स दिए गए हैं, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड की बात की गई है, उनको सूचना पाने का अधिकार है, साथ ही साथ जो राइट टू बी हर्ड और जो एक्सप्रेस व्यूज एंड कंसर्न्स को कि वह कर सकें, अपने जो कंसर्न्स हैं उसको एक्सप्रेस कर सकें, तो उसके भी अधिकार उसको अंतर्गत दिए गए हैं। साथ ही साथ इनके इफेक्टिव असिस्टेंस उनको प्रोवाइड कराया जाए तो इसके लिए भी उनको अधिकार है, उनकी प्राइवेसी का अधिकार है, और इनको जो हार्डशिप है ड्यूरिंग द जस्टिस प्रोसेस जो उठानी पड़ती है उससे बचाने के लिए भी उनको इसके अंतर्गत प्रिंसिपल्स के अंतर्गत उनको अधिकार प्राप्त है। राइट टू सेफ्टी है और राइट टू कंपेंसेशन प्राप्त करने का भी अधिकार इनको 12 की प्रिंसिपल्स के अंतर्गत जो कि पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आते हैं उसके अंतर्गत दिया गया है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया पॉक्सो एक्ट से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि इसको सेटअप किया गया था इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी एंड द ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जर्मनी ने अभी इसको ज्वाइन किया गया है इस अलायंस को रिसेंटली COP27 के अंतर्गत। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि इसको सेटअप किया गया है एरिना, जिसको हम इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, और जो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल है उसके द्वारा इसको सेटअप किया गया है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जर्मनी ने इसको ज्वाइन किया है अभी जो COP27 शर्म अल शेख इजिप्ट के अंतर्गत चल रही है उसके अंतर्गत। तो अभी 9 कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया है, तो उसमें जर्मनी भी एक है, तो इसलिए ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा सी बोथ 1 एंड 2। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। 9 न्यू कंट्रीज, जिसमें आपका बेल्जियम, कोलंबिया, आपका जर्मनी, आयरलैंड, जापान एंड नीदरलैंड, नॉर्वे एंड यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको अभी ज्वाइन किया है। इसके अलावा जो इसकी जो उद्देश्य है, इसका जो प्लेज है कि जो ऑफशोर विंड है उसको आपको रैपिड करना है, उसको तीव्र करना है, जिससे कि टैकल किया जा सके क्लाइमेट एंड एनर्जी सिक्योरिटी क्राइसिस को। अगर हम इस अलायंस की बात करें तो ये इनिशिएट किया गया था इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी और डेनमार्क एंड ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा, जो कि एक मतलब गवर्नमेंट्स को, जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको एक साथ लाने का प्रयास करता है। साथ ही साथ जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं कि वह एक एक्सेलरेट कर सकें जो डिप्लॉयमेंट ऑफ जो आपकी इसकी ऑफशोर विंड पावर की। अगर हम बात करें ऑफशोर विंड एनर्जी की, तो ये एक जनरेशन होती है इलेक्ट्रिसिटी का, इसके द्वारा जनरेट किया जाता है विंड फार्म के अंतर्गत, जो कि ये जो बॉडी होती है वह एक तरीके से वाटर के यानी कि सी के ऊपर इसको स्थापित किया जाता है, जहां पर कि हायर विंड स्पीड होती है। इसके अलावा इससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वह ज़्यादा अमाउंट में होती है, उसकी कैपेसिटी जो हम इंस्टॉल करते हैं उससे हमें एक अच्छी खासी एनर्जी प्राप्त हो जाती है, इसलिए इनको ऑफशोर पे इनको लगाया जाता है। अगर हम बात करें जो कंट्री होती है उनका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है 200 नॉटिकल माइल तक, तो वहाँ तक वे अपने ऑफशोर विंड एनर्जी को ये स्थापित कर सकते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया ग्लोबल विंड ऑफशोर अलायंस से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th इंडिया आसियान समिट से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो ये जो समिट है 19 ये थाईलैंड में आयोजित की जा रही है।
सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इसका जो इंडिया ने इसके साथ जो आसियान कंट्रीज के साथ जो फॉर्मल इंगेजमेंट किया था 1992 में किया था सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर के रूप में। थर्ड स्टेटमेंट में जो कहा गया है कि इंडिया ने अनाउंस किया है एडिशनली आउटले $5 मिलियन आसियान इंडिया साइंस जो टेक्नोलॉजिकल फंड है उसके अंतर्गत। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये जो 19th इंडिया आसियान जो समिट है ये हेल्ड की जा रही है आपकी थाईलैंड में, तो ये थाईलैंड में नहीं बल्कि कंबोडिया में इसको आयोजित किया जा रहा है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इंडिया ने जो इसकी आसियान के साथ जो फॉर्मल इंगेजमेंट हुई थी 1992 में एक सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर के रूप में, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। साथ ही साथ जो 19th इंडिया आसियान समिट है उसके अंतर्गत इंडिया ने अनाउंस किया है एडिशनल $5 मिलियन को आसियान इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंड के अंतर्गत, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 2 और 3 ओनली। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। अभी जो 19th इंडियन आसियान जो समिट है हेल्ड की जा रही है कंबोडिया के अंतर्गत, इसको हम इस तरीके से और जानते हैं क्योंकि अभी ये 30th एनिवर्सरी है, क्योंकि 1992 में दोनों के बीच में जो संबंध स्थापित किए गए थे इंडिया और आसियान के बीच में, और इसका जो 2022 का जो वर्ष है उसको आसियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी जो हाइलाइट्स की, तो जो बोथ साइड्स ने जो एलिवेट किए हैं इसके जो टाइज को कि वे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में, जो कि फोकस करेगा स्पेसिफिक एरिया जिसमें आपके आ जाएंगे मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोजेक्ट इन इंडो पैसिफिक रीजन में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी और जो इंटर ऑपरेबिलिटी और जो डिजिटल फाइनेंस सिस्टम है उससे संबंधित। इसके अलावा इसके अंतर्गत जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप होगी ये इनेबल करेगा कि कॉपरेशन जो एरियाज लाइक जैसे आपके एनर्जी, हेल्थ, इन्वेस्टमेंट इन मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स के लिए, और साथ ही साथ जो क्लाइमेट चेंज के संबंधित। साथ ही इंडिया के द्वारा इसमें अनाउंस किया गया है एडिशनल $5 मिलियन का फंड, किसके अंतर्गत आसियान इंडिया साइंस एंड जो टेक्नोलॉजिकल फंड है उसके अंतर्गत। साथ ही साथ इनका जो आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एंड एग्रीमेंट है उसको तीव्रतम करने के लिए इसमें प्रयास किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया आसियान जो रिलेशन थे इसके जो पॉलिटिकल जो रिलेशन स्थापित हुए 1992 में, इंडिया इसका सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर के रूप में स्थापित हुआ। साथ ही साथ इसको स्ट्रेटेजिक में चेंज किया गया पार्टनरशिप में 2012 के अंतर्गत। अगर दोनों के इकोनॉमिक रिलेशन की बात करें तो दोनों ने साइन किया है एटिका यानी कि आसियान इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। इसके अलावा करेंटली अगर हम बात करें तो टू वे जो ट्रेड है वो लगभग आपकी $110 बिलियन के आसपास है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ पर जो FDI इनफ्लो आता है वो सिंगापुरियन इन्वेस्टमेंट आता है फ्रॉम द आसियान टू इंडिया। 2000 से 2021 की बात करें तो लगभग $117 बिलियन हमारे यहाँ पर FDI यहाँ से आ चुका है। अगर हम बात करें सिक्योरिटी कॉपरेशन की तो ये इन्होंने एक फोरम बनाया है जैसे कि आसियान रीजनल फोरम, जो कि आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग्स भी इसके अंतर्गत फोरम है जिसमें एक दूसरे को सिक्योरिटी कॉपरेशन प्रोवाइड कराते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो एक कलाधान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड को एक ट्राइलेटरल हाईवे के द्वारा कनेक्ट करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आसियान की तो इसको एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के रूप में जाना जाता है। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1967 के अंतर्गत। ये साइन हुआ था आसियान डिक्लेरेशन जिसको हम बैंकॉक डिक्लेरेशन के रूप में भी जानते हैं। इसका जो उद्देश्य है कि एक्सेलरेट करना जो इकोनॉमिक ग्रोथ, स्पेशल प्रोग्रेस और साथ ही साथ कल्चरल डेवलपमेंट को थ्रू जो जॉइंट प्रयास के द्वारा जो साउथ एशियन नेशन हैं जो 10 नेशंस इसके अंतर्गत आते हैं वो एक जॉइंटली एक एफर्ट करेंगे डेवलपमेंट, कल्चरल एंड डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आसियान कंट्री ये 10 कंट्रीज इसके अंतर्गत शामिल हैं जिसको हम इस ट्रिक से जान सकते हैं, जिसमें PTO, LIC, MBBS, P से आपका है फिलीपींस, T से आपका थाईलैंड, V से वियतनाम, L से लाओस, I से इंडोनेशिया एंड C से कंबोडिया, M से मलेशिया, B से ब्रुनेई एंड B से बर्मा यानी कि आपका म्यांमार एंड S से सिंगापुर इसके अंतर्गत 10 कंट्रियों के रूप में शामिल हैं। इसके अलावा इनकी अगर मैप की लोकेशन देखें तो ये आपका म्यांमार, साथ ही साथ ये आपका थाईलैंड, ये आपका मलेशिया, ये इंडोनेशिया, साथ ही साथ ये वियतनाम, लाओस एंड कंबोडिया एंड ब्रुनेई एंड फिलीपींस एंड सिंगापुर इसके अंतर्गत शामिल हैं। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया
19th इंडिया आसियान समिट के बारे में, जो कि कंबोडिया में चल रही है। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।